बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कल मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का इंटरव्यू था हमारे साथ और उसमें उन्होंने जनवरी की तारीख की बात की, बल्कि कहा जनवरी से पहले हुकूमत का काम तमाम हो जाएगा। उनकी यकीन के पीछे क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। उसके साथ साथ आज काबीना का इजलास था जिसमें महंगाई की दुहाई दी गई है। अपोजिशन की जो तहरीक है उसका भी आगाज़ 3 दिन के बाद होने जा रहा है, और वो भी सेंट्रल पंजाब से, जिसमें कि जो कि अपोजिशन का गढ़ माना जाता है, खास करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का। अपोजिशन के साथ हुकूमत जो इंगेजमेंट करेगी वो किस लेवल पे होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अपोजिशन उनसे बात नहीं कर रही है। दूसरा, क्या हुकूमत को हुकूमत से ही खतरा है और महंगाई से ही खतरा है, अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है? और फिर क्या अपोजिशन के जो जलसे हैं उनके अंदर भी रखना डाला जाएगा, नहीं डाला जाएगा? अभी तो पोस्टर्स और बैनर्स उतारे जा रहे हैं, गुजरावाला में इस तरह की खबरें आ रही हैं। ये बहुत सारे सवालात हैं, और खास करके इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसको सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई का चैलेंज है। इसी पे आज काबीना में बात भी हुई है। हमारे साथ इस पे आज खुसूसी बात करने के लिए मौजूद है जनाब शिबली फराज साहब, जो कि वजीर इत्तलात और नशरियात हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम शिबली साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, पहले तो आज जो इजलास हुआ उसके अंदर महंगाई के ऊपर दुहाई जो है वो खुद वजीरों ने दी है। क्या आप लोगों का भी किचन जो है वो तंग पड़ गया सर, या आपने अवाम की पल्स को देख लिया है? सूरत हाल अच्छी नहीं। देखें, हमें वो है महंगाई का चैलेंज, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी उसके बारे में काफ़ी वो हैं, कंसर्न हैं, और वो उस पर जिस तरह की जिस फ्रीक्वेंसी के साथ उस पर मीटिंग्स करते रहते हैं। आज भी हमारी मीटिंग हुई थी आफ्टर द कैबिनेट, एक्सक्लूसिवली ये जो चीज़ों को उनकी स्पेशली वो आइटम्स जो कि एक आम आदमी इस्तेमाल करता है, जिसमें आटा हो गया, चीनी हो गया, घी हो गया, दालें हो गई, इस किस्म की जो चीज़ें हैं उस पर एक बड़ी इस दफ़ा, यानी मैं आपको बताऊं कि जो आज की जो मीटिंग थी जो कि काफ़ी देर जारी रही, उसमें सारे सूबों की चीफ सेक्रेटरीज, फूड सेक्रेटरीज वो सब मौजूद थे, और हमारी कैबिनेट की भी कुछ वज़रा मौजूद थे, मैं भी उनमें शामिल था। तो उसमें बड़ी एक इस दफ़ा जो बनाई गई है जो हिकमत अमली, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमें ये अगले एक हफ्ते 2 हफ्ते में हमें एक बड़ी ही मेजर किस्म की चेंजेस नज़र आएंगी महंगाई को कम करने के लिए। तो ये एक ऐसा इशू है जिसमें कि देखें, मैं बड़ा जल्दी से आपको बता चलूं कि देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये एक सप्लाई एंड डिमांड का इशू है। दूसरी ये बात हम भूल जाते हैं, हमारी शायद हमें इस चीज़ का एहसास नहीं रहता कि हमारा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया एक ऐसे वबा से नबुर्दाज़मा थी जिससे कि पूरी दुनिया में जो है ना, जो सप्लाई चेन्स हैं वो डिसरप्ट हुई, इकोनॉमीज़ उनकी डाइव की। मतलब है कि ग्रोथ रेट उनके जो प्रोजेक्शंस हैं कुछ -12 हैं, कोई -10 हैं, कुछ -6 हैं। अच्छे मुल्क हमारा जो है, बावजूद इसके कि हम भी उसी दुनिया का एक हिस्सा हैं, हमारी जो अल्लाह ताला ने जो हमारी पे रहम किया, जो हमने हमसे हुकूमत से जो भी हो सकता था वो हमने काफ़ी तौर पे उसको बेहतर तरह से वो किया। तो अभी इकोनॉमी जो है ना निकल रही है उन इशूज से, उन मुश्किलात से निकल रही है जो कि इस बीमारी की वजह से। शिबली साहब, ये तो रियलिटी है कि इस तरह कोविड के बाद सिचुएशन थी, मगर कोविड से पहले भी सिचुएशन अच्छी नहीं थी। इस वक्त भी जो है एक साल के दौरान जो आज अखबारों में रिपोर्ट हुआ है 3,419 अरब रुपए का कर्जों का इजाफा हुआ है। फिर आप ये देखिए, काबीना के अंदर वजीर जो हैं वो बिजली के वजीर, पेट्रोलियम के वजीर के साथ, उनके मुशीर के साथ लड़ रहे हैं। आज भी नदीम बाबर साहब के ऊपर तनकीद हुई है, आज भी उमर अयूब साहब के ऊपर तनकीद हुई है। आटे की कीमतों के ऊपर सबसे ज्यादा इस वक्त प्रॉब्लम चल रहा है। बिजली और गैस इजाफा होने वाला है, अपोजिशन सड़कों पर निकल रही है। मुझे बताइए कि कैसे आप मैनेज करेंगे? नहीं, पहली बात तो यह है कि जी हमें इस चीज़ का, जिसका मैंने इतराफ़ भी किया है, जिसकी प्राइम मिनिस्टर साहब भी बात करते हैं, जहाँ तक महंगाई का, बाकी हमारे कोई इश्यूज़ नहीं है। अल्लाह ताला के फजल से हम जो भी काम कर रहे हैं हम उस पर मुतमईन भी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखिए, हम अगर ये कहते हैं तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी बार बार उन्हीं पे क्यों करते हैं। आपने ये देखना है कि अगर आप जब आपको इकोनॉमी मिली थी, जो उसकी हैसियत थी, जो उसका लेवल था, तो अगर हम कहें कि जी एक चीज़ है -6 है, और अगर आप उसको 0 पे भी ले आए हैं, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि जी कुछ भी नहीं हुआ। मतलब है, अगर एक किसी चीज़ का
नुकसान हुआ है उसको अगर हम ब्रेक इवन पे लाएं, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड फ्रॉम देयर आप बिल्डिंग भी जो है तो आप पहले उधर से उठाते हैं तो अभी वो दीवारें नजर आना शुरू हो गई हैं। अब ये कि बिजली क्यों महंगी हुई है वो हमें सब मालूम है कि जो जिस किस्म के मायदे किए गए थे हम उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन आज तो मुराद सईद साहब ने जिम्मेदार दोनों को ठहराया, मुशीर साहब को भी, वजीर साहब को भी, कि उनकी वजह से बिजली महंगी हो रही है। नहीं, देखिए ये कहना कि बिजली महंगी हो रही है, उसमें मैं आपको माजी में और अभी का बड़ा क्विकली बता देता हूँ। होता क्या है कि जब उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की बात हो रही थी और उसमें जो एक फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं FSA, उसकी बात हो रही थी। बात यह है कि जब ये सर्कुलर डेट का जब इशू सामने आया तो उसकी वजूहात, चूंकि मैंने आपको प्रोग्राम से पहले ही बताया कि एनर्जी सेक्टर पे मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है और मैंने काम किया हुआ है, उसकी बात ये थी कि माजी में हुकूमतें क्या हैं कि जब आपकी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपने एक एडजस्टमेंट करनी होती है उसमें जो टैरिफ सेटिंग होती है। अब टैरिफ जो है वो नेपरा वो करता है। अब जब नेपरा करता है तो उसको हुकूमत जब तक नोटिफाई नहीं करे वो बिल ऑफिशियली नहीं आ सकता। तो माजी की हुकूमतों ने क्या किया कि उन्होंने वो एडजस्टमेंट जो कि उनको करनी चाहिए थी वो उन्होंने रोकी रखी, क्योंकि इसका एक सियासी नुकसान होता है आपको। वो किया नहीं, वो सर्कुलर डेट में वो कहीं गुम नहीं होता, वो चला जाता है सर्कुलर डेट में। इस वजह से जो है तो ये इतनी। तो अब आप खुशखबरी क्या दे रहे हैं? आप खुशखबरी दे रहे हैं कि आटे की कीमतों में आप कमी करेंगे? बिल्कुल जी। एक तो ये है कि जो ये अभी मैं सुन रही थी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने कोई बात की है, ये बात सच है? क्योंकि पाकिस्तान के अवाम के लिए चीनी, आटा, घी, नमक, मिर्च, दालें यही इम्पोर्टेंट है, बिजली इम्पोर्टेंट है, गैस इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसी कोई लाएअमल आप तैयार कर रहे हैं तो ये अवाम जरूर सुनेंगे इसके ऊपर बात। देखें, जहां तक आटे का ताल्लुक है तो हमारी जो शॉर्टफॉल था वो मैनेज हो गया है। अभी इधर काफ़ी वाफर मकदार में हमारे पास जो ज़खायर हैं, चाहे वो पास्को के पास हों, चाहे वो सिंध हुकूमत के पास हों, पंजाब हुकूमत के पास हों, खैबर पुख्तनख्वा, बलूचिस्तान, ये दो सूबे हैं जो कि इतनी तादाद में गंदम पैदा नहीं करते। पंजाब करता है सर, तो पंजाब में तहकीक करेंगे आप कहाँ गई गंदम? देखिए, पंजाब ही तो इस वक्त फीड कर रहा है। हो रहा क्या है कि कराची में चूंकि सिंध हुकूमत ने रिलीज नहीं किए हैं गंदम को, उन्होंने शॉर्टफॉल रखी, जिसकी वजह से अगर आप रेट्स देखें तो जो कराची के रेट्स हैं वो कोई 1300-1400 रुपए के रेंज में हैं। पंजाब के देखें 960-970, केपी में 1100-1200 हैं। अभी तो पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट में अगर उसकी वजह क्या है? वफाक में देखें इस्लामाबाद की हद तक सर 1500-1600 का 20 रुपए का थैला इस वक्त मिल रहा है। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि जब फर्क है उधर कीमतों में जब ज्यादा है तो जाहिर है कि यहाँ से गंदम उधर जा रही है, क्योंकि 400-500 रुपए का फर्क है। तो फिर तो इसका तो मतलब ये कि पंजाब को आपको देखना है कि वहां से क्यों जा रही। हमने तो आज तक शिबली साहब आप भी जानते हैं पंजाब में इतनी वाफिर होती है कि पूरा पाकिस्तान खाता है। कहाँ गई पंजाब की गंदम? नहीं, देखिए पंजाब मैं खुद एक किसान खानदान से ताल्लुक है थोड़ा बहुत। आप देखिए पहले से गंदम को पकड़ के रख लिया गया, अपनी मनमानी की कीमतों के ऊपर गंदम खरीदी गई है। देखें, पहली बात तो ये है कि जो खैबर पुख्तनख्वा जो असल जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 2.7 मिलियन टन की है, ठीक है, लेकिन जिसमें कि खैबर पुख्तनख्वा में बारिशें हुई जिसकी वजह से वहाँ की फसल में बड़ी कमी आई, तो उसकी वजह से ये एक शॉर्टफॉल सा पैदा हुआ। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए जिसमें कि हमने प्राइवेट सेक्टर से भी इंपोर्ट करवाई, हमने TCP के थ्रू भी इंपोर्ट कराई। 1952 के बाद पहली बार गंदम इंपोर्ट हो रही है सर। नहीं, देखें, ये तो आपको पता भी है कि क्लाइमेट चेंज हो रही हैं। पहली बात तो ये कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस होती थी वो हमेशा पाकिस्तान की प्राइसेस से कम होती थी, बल्कि यहाँ तक कुछ लोग कहते थे कि जो चीनी हो गई या आटा हो गया, गंदम हो गई, तो बजाय इधर प्रोड्यूस करने के इसको तो इंपोर्ट करें तो सस्ता पड़ेगा, बिकॉज हमारी यील्ड बड़ी कम है, हमारी जो तो इंटरनेशनल प्राइसेस कम थी। अब चूंकि ये जो कोविड का जब सिलसिला हुआ है तो उसमें ये हुआ है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कीमत पहली दफा है कि उधर की कीमत ज्यादा है, यानी 275, 280, 290 तक का जो है तो कीमत गई। अभी तक तो सर शेख साहब, जैसे शेख रशीद साहब कहते हैं कि नवंबर दिसंबर में लोग आटा ज्यादा खाते हैं। बिल्कुल, ये बात सच है, ये तो एक्सपीरियंस में। दिसंबर में आपके पास आटा नहीं है। देखिए, हमारे पास, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आज की मीटिंग और जो आपके पास कल जो है तो इंशाल्लाह हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें हम पूरी तफसील देंगे अगले साल अप्रैल तक की, लेकिन कि हमारे पास पूरी तरह से स्टॉक्स भी मौजूद हैं और
कीमतें भी कंट्रोल होंगी, कीमतें भी कम आएंगी। बुनियादी चीज तो कीमतों का है, अवेलेबिलिटी का तो इशू नहीं है। अब जब कीमतें जब नीचे आ जाएंगी, मैं साथ में ये भी मेंशन करना चाहूंगा जी, देखें हमारा मुल्क इस वक्त एक ऐसी हालत जंग में है जिसमें कि दो कुव्वतें सफारा हैं। एक कुव्वत वो है जिसमें कि वो पुराने लोग जो कि पुराने निज़ाम हुकूमत, एक ख़ास तरीका जिसमें कि आपको सरबराही हासिल होती थी, पेट्रनेज हासिल होता था, आप एक ख़ास तबके का, उन्होंने मुख्तलिफ माफियाज को जन्म दिया, उन्होंने मुख्तलिफ इस किस्म के लोगों को की सरपरस्ती की अपने सियासी मफाद के लिए, जिससे कि वो उसको भी वो कर सकते हैं, सबोटाज कर सकते हैं, जो कि ये जो कभी क्या चीज कम हो गई, कभी क्या चीज हुई, ये तो चीज तो। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि इस वक्त माफिया ज्यादा स्ट्रांग हो गए? नहीं, देखिए माफिया तो चीनी की कीमत इस वक्त माफिया ज्यादा मुतहर्रिक हो गए हैं, में कभी नहीं ज्यादा। पहले तो वो हुकूमतों के साथ मिल के करते थे, बिकॉज सब मिलजुल के खाते थे, ठीक है ना। अब एक ऐसी हुकूमत है जो कि खाने वाने में है ही नहीं। इमरान खान न तो उसका कोई कारोबार है, न उसके कोई रिश्तेदारों का कारोबार है, इसलिए वो जब खुद नहीं करता, उसकी खुद कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, तो वो किसी और को क्यों खाने देगा? तो ये जो है ना इस वक्त एक शिफ्ट भी है, लेकिन वो इसको भी आपने फैक्टर इन करना होगा। इसका तो मतलब ये कि एडमिशन है इस बात का कि वो मुतहरिक इसलिए हुए हैं कि उनको कंट्रोल नहीं किया गया। नहीं, वो तो देखें, उसके आपको कल जब पता चल जाएगा जो स्टेप्स ले रहे हैं, हम तो उनको जा के तो चुन के हम उनको पकड़ेंगे, ठीक है। लेकिन साथ में ये भी हमें ज़हन में रखना होगा कि इस वक्त कुछ ऐसी वो हैं ग्रुप्स हैं, ऐसे माफियाज हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि एक ऐसी गवर्नमेंट आए जिसमें कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट हों, जिसमें कि चीज़ें बगैर किसी रिश्वत के, बगैर किसी कमीशन के, इस किस्म की चीज़ों। तो ये वो दौर था जो कि अपोजिशन जमातों का दौर था। अब ये जो दूसरा दौर है, इसमें सख्तियां आएंगी, इसमें मुश्किलात आएंगी। देखिए कोई भी कौम, एक सेकंड जी सर, कोई कौम नहीं बनी है कुर्बानी दिए बगैर, और हमारा एक ऐसा हमारे पास लीडर है जो कि खास तौर पे उन तबकात के लिए फिक्र करता है जो कि मुआशी तौर पे कमजोर है। आज इंफॉर्मेशन के हवाले से भी थोड़ी तनकीद हुई है कि मीडिया के हवाले से, तो आसिम बाजवा साहब भी देख रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, पहली दफा दिया, उनका मंजूर नहीं हुआ, दूसरी दफा दिया, मंजूर हो गया, क्या हुआ बीच में? नहीं, देखें बात यह है कि पहली दफा उन्होंने दिया, इसका मतलब ये था कि जो भी उन पे इल्जामात लगे हैं, ठीक है, और वो इल्जामात न किसी अदालत में गए, न किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे गए जिसमें एक अखबारी खबर थी, जिसमें कि वो हुआ, आजकल तो सोशल मीडिया है, उन्होंने उठाया उसको और एक ऐसा माहौल पैदा हुआ। अब जब उन हालात में उन्होंने आके अपनी एक्सप्लेनेशन प्राइम मिनिस्टर को दे दी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि यू कंटिन्यू, बिकॉज वो उससे मुतमईन थे जो भी थे। अब जो है तो चूंकि अभी आपने देखा होगा कि एक तो ये है कि हम जो सीपैक की जो प्रोग्रेस है उसको हम मजीद तेज करना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और उन्होंने खुद, जनरल बाजवा ने खुद समझा कि जी टाइम नहीं मिलता है मुझे कि मैं दोनों चीज, बिकॉज आपको पता है इन्फॉर्मेशन बड़ी डिमांडिंग है, डिमांडिंग एक ड्यूटी है, वो तो आप मुझसे पूछें, तो उसमें दिन रात आपको एक करना पड़ता है, तो वो उसको पूरी तरह से तवज्जो नहीं दे पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी मेरा ख्याल है कि उनके जो इल्जामात थे, क्या आपको लगता है कि बतौर सीपैक चेयरमैन के वो इल्जामात, उस पे भी उनको एक्सप्लेनेशन उनकी भी वहां पे होगी मंजूर? देखिए पहली बात तो ये कि उनको इस वजह से हटाया नहीं गया कि उन पे ये इल्जामात थे। बात तो ये है कि उनको हटाया गया या उन्होंने इस्तीफा? नहीं, इस्तीफा दिया, सॉरी, जो भी है कि वही कि उधर से हटे, इस वजह से तो नहीं है कि उनको इन एलिगेशंस की वजह से। देखें मेरा पॉइंट अपना क्या है कि जी जिसने भी ये किया है, जो भी कर रहा है, मतलब है कि जो फोरम्स हैं उन पे वो जाए, तो उनको भी मौका मिलेगा अपना जवाब देने का, और उनको भी मिलेगा तो वो जवाब दे देंगे। अगर मुतमईन हुए तो वो बरी हो जाएंगे, नहीं हुए तो वो कर लेंगे। आप मुतमईन हैं उनके जवाबों से? देखिए जी, मैंने तो सच्ची बात है, मुझे तो इतना मौका नहीं मिलता कि मैं लोगों की चीजों में फिरता रहूं। मुझे तो जो पता चला है, नाइस पर्सन आसिम बाजवा, मेरे साथ उन्होंने काम किया है 4-5 महीने, तो मैंने सच्ची बात है कि इन चीजों में मुझे ना वक्त मिला है और ना मैं इस किस्म का हूं कि दूसरों की चीजों को वो करता रहूं। इदारे हैं, हर एक अपना काम है, वो करता रहे, जो भी होगा। आप समझते हैं कि जो पीटीआई की आइडियोलॉजी है जिसमें कि इल्जाम लगते हैं, तो उसको बाकायदा, आपने कहा कि जो भी है राइट प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, यानी कि उनके एहतसाब के लिए, हुकूमत खुद क्यों नहीं है एहतसाब के लिए कहती है, या नैब क्यों नोटिस नहीं ले रही इस वक्त? देखिए मेरी बात सुने आप, बात यह है कि जो अपोजिशन का जो बेसिक जो उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो क्या थी?
वो ये थी कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करें आप जिसमें कि लोग दूसरी तरफ की बातें करें, और हमारा जो मेन जो हमारा इशू था पीटीआई का तो ये था ना कि हमने अकाउंटेबिलिटी करनी है। तो पहले हमने किन की अकाउंटेबिलिटी करनी है? उन लोगों की करनी है जो कि माजी की हुकूमतों में थे, जो उन्होंने किया। अब बजाय इसके कि वो सवालात का जवाब दें, अदालत को रिस्पेक्ट करें, कानून की बार बार कोई हर दफा कहता है कि जी 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इतनी दफा रहे हैं। भाई अगर आप 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो आपका नहीं बनता। आप आइन की बात करती हैं, आप आइन की बात करते हैं, आप करते हैं कानून की बात करते हैं। कानून को तो आप मानते ही नहीं है। कानून को तो आप समझते हैं कि आपके घर की लौंडी है। आपने देखा कि किस तरह से वो अचानक एक ऐसे नजरियाती बन गए जो कि जिसको मैं कहता हूं मौसमी नजरियाती। तो आप उनको कब वापस ला रहे हैं? देखिए हमारी तो कोशिश होगी, आज भी मेरा ख्याल आज था कि कल था, ब्रिटिश हाई कमिश्नर से भी बात हुई है। हम वो हर वो तरीके जो कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम चाहेंगे कि वो आए। सर आपके लेकिन बीच आप में साथ में ये सवाल भी पूछना चाहिए, एक सवाल आसमा आपको भी ये पूछना चाहिए, आया उनकी ये इखलाकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो वापस आए, बजाय इसके कि वो अपने औरों के बच्चों को कोविड के जलसों में झोंकें, वो अपने बच्चों को भी भेजे उस जलसे में, वो खुद भी इधर आए, कानून के सामने पेश हों, कानून ही उनका फैसला करे। इसमें कोई पीटीआई के सामने तो पेश नहीं हो रहा है, ये तो अदालतों ने ये बातें की हैं अदालत के सामने। तो आप समझते हैं कि आप जस्ट बिकॉज कि आप 3 दफा वजीर आजम बने हैं तो आपको ये हक बनता है कि आप कानून को अपने जूते की नोक पे रखें। शिबली साहब, बिल्कुल बहुत सही चीजें हुकूमत जो है अपनी जगह पे कर रही है। एक चीज जो कि मैं पूछना चाहती हूँ, आपका कोई मुआहदा बरतानवी हुकूमत के साथ मौजूद नहीं है मुजरमों के तबादले का, फिर आप ये किस बुनियाद पे कहते हैं कि हम नवाज शरीफ को वापस लेके आएंगे? देखिए हम तो ये कह तो सकते हैं, हम हुकूमत पे प्रेशर डाल सकते हैं, उनकी हुकूमत पे प्रेशर डाल सकते हैं कि भाई आपने जो एक शख्स रखा हुआ है उसको हमारे हवाले करें, बिकॉज वो पाकिस्तान के कानून को मतलब है। क्या आप कोई मुआहदा भी करेंगे इस सिलसिले में? देखिए अगर मुआहदा करना पड़ा तो कानून, देखिए कानून वो तो होना चाहिए। देखिए ये जो इन्होंने क्यों नहीं किया, ये तो हमारी हुकूमत तो 2 साल हुए हैं ना, हम कोई पिछले 20 साल से तो नहीं बैठे हुए। ये क्यों नहीं करते थे? इसकी वजह यही थी कि पीपल्स पार्टी, इनकी जायदादें बाहर थी, लंदन में, अमेरिका में और जगहों पे, दुबई में, नवाज शरीफ की यही थी। इनको पता होता है कि हमने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जो कॉज इनका जिसे कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कि आपके पास जब पैसे नहीं हो तो स्टेट बैंक देता है। इन लोगों ने ये जानबूझकर ये नहीं की है। ये जो एक्सट्रेडिशन की ट्रीटीज हैं ये जानबूझ के नहीं की। लेकिन अभी तो आप कर सकते हैं, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए से हो सकता है। नहीं, बहुत आसान। नहीं, हम करेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, अब आप बताएंगे जी ये सारा खेल क्यों हो रहा है। इसलिए कि हमारी उधर इतनी मेजोरिटी नहीं है, बहुत थिन मेजोरिटी है हमारी, ठीक है। उसकी वजह से हमें कानून साजी में बड़ी तकालीफ होती हैं। कोई भी जो रिफॉर्म हम करना चाहते हैं उसकी कानून साजी हो नहीं सकती है, बिकॉज ऑपोजिशन आपने देख लिया फैटफ में, वो कोई पीटीआई के लिए थोड़ी था, वो तो मुल्क के लिए था, उसमें उन्होंने अपोज किया। हर वो बिल जो कि इस मुल्क के लिए बेहतर था उन्होंने उसको अपोज किया। लेकिन सर इतनी मुश्किल कानून साजी भी आपने की है जिसपे आपको वोट भी मिला है 2/3 मेजोरिटी के साथ। लोगों बहुत सारे अभी जो बीच में हुआ था उसमें तो शो ऑफ हैंड था ना, जिसमें कि आपके इधर से 36 लोग अपोजिशन के गायब हो गए थे, आपको कामयाबी मिली। तो इसमें भी आराम से कानून साजी हो सकती है। मैं खैर इसको आप कह रहे हैं कि हम करेंगे, मैं इसको स्किप कर देती हूं और नहीं, इसको करना चाहिए, हम यही करेंगे। और इसी वजह से जिस तरह के ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जो सारा खेल है ये अवाम के लिए नहीं हो रहा, ये जो सारा ड्रामा हो रहा है जिसमें कि ये नज़ियाती भी बन गए हैं, ये इनकलाबी भी बन गए हैं, ये जो है तो बुनियादी तौर पर ये इन्होंने खुद कह दिया कि सेनेट के इलेक्शंस को हम सबोटाज करना चाहते हैं, बिकॉज इनको पता है कि पीटीआई आ जाएगी और फिर इनको लेजिस्लेशन के लिए कोई मसला नहीं होगा। इससे पहले कि ब्रेक लूं, शिबली फराज साहब, अहमद फराज के साहबजादे जो मैं तो उनकी किताब सराहने होती है जी सर। गद्दारी का मुकदमा आपके वालिद के ऊपर बना था। मेरे वाले पे गद्दार कहा गया था, मतलब उनकी पोइट्री के ऊपर। अब आपके होते हुए साबिक वजीर आजम को गद्दार कहा जा रहा है, देखें कैसा महसूस होता है? नहीं, देखें पहली बात तो ये है कि मैं तो अपने हर एक के लिए अपना वालिद होता है। आई एम श्योर कि मरियम नवाज के लिए भी अपना वालिद होगा, लेकिन फैक्ट ये है कि पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि अहमद फराज कौन था और नवाज शरीफ कौन है। अहमद फराज को किसी ओहदे की पहचान उसकी नहीं थी, उसको अवाम ने मोहब्बत दी और वो पाकिस्तान का एक
जो मुझे लोग कहते हैं और जिस तरह के मुझे डिफाइंस की अलामत थे और हैं और हमेशा रहेंगे, इसमें कोई शुबा नहीं है। इसमें जितनी मोहब्बत वो मुझे देते हैं, जितनी रिस्पेक्ट, वो उनकी वजह है, ठीक है, उनके तो फैल है। तो मैं ये समझता हूं कि देखें, ये उनको कंपेयर करना इस सिचुएशन पे, न तो उन्होंने कोई पॉलिटिकल ओहदा किया, ना वो सियासत में थे, ना उन्होंने तकारीर की, उन्होंने अपनी शायरी के जरिए अपना पैगाम दिया, और वो शायरी थी जो कि उनकी देयर इज नो कंपैरिजन। मैं ये कह रही हूं कि एक 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर जी, मुंतखब वजीर आजम, या जिसको जो भी आप कहें, मैं उन पे आई डोंट जस्टिफाई दैट। देखिए, मैं आई डोंट जस्टिफाई दैट। देखें, बात ये होती है कि एक पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसमें कि अब आप अगर देखें उनकी जो तकरीर उन्होंने की थी, वो तकरीर अगर वो पाकिस्तान में करते ना, तो मैं उनको उठ के मैं कहता कि जी आप में जुर्रत है, ठीक है ना। अहमद फराज भागा तो नहीं था ना मुल्क से, ठीक है, और ये तो नहीं है कि उसने कोई, आप ऐसे मुल्क जिसने कि आपको 3 दफा वज़ीर आज़म बनाया है, आपने सिर्फ इस वजह से कि आप इक़्तिदार में नहीं है, आप अपनी जो नेगोशिएशन है उसको आप इंप्रूव करना चाहते हैं, आपने सारे इदारों को झोंक दिया। ये मतलब है कि मैं भी एक पाकिस्तानी हूं, मैं एक्स एयरफोर्स हूं, मेरा भाई एक्स आर्मी है, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब ये नहीं है कि जी अगर जो 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 जो, जो चीज कही जा रही है उसमें देखें हमें तो, और फिर खास तौर पे बाहर बैठकर जो भी पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बाहर बैठकर बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। भिजवाया किसने बाहर उनको? भिजवाया कौन, भागा कौन? यानी आप देखें, यही तो अलमिया है कि एक शख्स बजाय इसके कि आप ये कहें कि जी देखें उसको वापस आना चाहिए, कानून के सामने पेश होना चाहिए, आपका सवाल यह है कि जी किसने भिजवाया। देखिए, मेडिकल कंडीशंस उनकी जो बयान की गई, यही पूछने वाली थी, मेडिकल कंडीशन जो बयान की गई थी, और मैं आपको बताऊं, सेटिस्फेक्शन के बाद, लेकिन मैं आपको बताऊं ना, ये इतने वो शातिर लोग हैं, ये इतने वो हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये तो फैसल सुल्तान ने तस्दीक की। फैसल सुल्तान तो देखिए ना, वो तो उसको देखेगा जो उस पर लिखा हुआ होगा, वो तो उसने जाके कोई उसकी कोई लेबोरेटरी की अपनी उसमें थोड़ी की है, उसने तो जो भी अपनी व्यूज दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाटएवर। सो आई थिंक कि चलें हम मान भी लें कि जी उनको भेज दिया इसी बुनियाद पे, अगर ना भेजते तब कहते जी बड़े जालिम है, जाती एनात की वजह से नहीं भेज रहे हैं। अब एक अगर गवर्नमेंट ने, जो कि कोर्ट ने दिया था ना वो, ठीक है, कोर्ट ने भी वो ये कह दिया था कि जी अगर वो उनको कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार हैं, कुछ ऐसी बात हुई थी, ठीक है ना। अब आप बताएं कि गवर्नमेंट के पास एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि गवर्नमेंट में और एक अपोजिशन लीडर के साथ वो उसको वो कर रही है, तो तकरीर करना बनता था उनका। मैं अभी बीमारी की चीज पे गए हुए हैं, उधर खुशो खुर्रम फिर रहे हैं, अपने अच्छे माहौल में अपने बच्चों के साथ वहां पे हैं, और दूसरों के बच्चों को वो जलसों में झोंकना चाह रहे हैं कि कोविड हो जाए। उनकी हिसाबजादी वैसे भी करेंगी, आएंगी उसमें। मैं ब्रेक के बाद सवाल पूछती हूँ, एक छोटी सी ब्रेक, नाज़रीन ब्रेक के बाद पूछेंगे कि अब अपोजिशन के 3 दिन के बाद तहरीक का आगाज है। अपोजिशन कहती है हमने हुकूमत से बात नहीं करनी, हुकूमत क्या तैयार है, या हुकूमत कहती है कि नहीं हम भी बात करने को तैयार नहीं है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत सारे सवालात हैं शिबली साहब, पता ही नहीं चल रहा, इतना वक्त हम जो है लग रहा है, लेकिन मरियम बीबी ने कल कुछ इंपॉर्टेंट बातें की थी, मैं चाहती हूँ आप सुन लें, तो मैं आपका गवर्नमेंट के तर्जुमान के तौर पे जवाब चाहती हूँ, जरा सुनाइएगा। आपको कब तक लगता है कि हुकूमत का खात्मा होगा? मैं ये समझती हूँ कि जनवरी की डेट तो फाइनल कॉल दी हुई है APC ने। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला उससे पहले, बहुत पहले काम खत्म हो जाएगा। इस्तीफे देंगे या इस्तीफे के बगैर? इस्तीफे देने पड़े तो इस्तीफे भी देंगे। इस यकीन के पीछे क्या आपका कि काम खत्म हो जाएगा? क्योंकि अब ये हुकूमत और कितनी देर चल सकती है आसमा? कल ही आपने स्टेटमेंट सुना है कि सब इदारे साथ हैं, आईनी और मुंतखब हुकूमत। ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई? इसी बात में इस बात का जवाब है। और आपको यकीन है कि जनवरी से पहले ये हुकूमत खत्म हो जाएगी? और मुझे ये भी यकीन है कि ये ना आईनी हुकूमत है ना ये मुंतखब हुकूमत है, और आईनी और मुंतखब हुकूमत के साथ भी इसको सपोर्ट किया जाएगा, वो रायगां जाएगा। डायलॉग किससे होगा? पाकिस्तान के अवाम से। अपोजिशन आपसे बात करने को तैयार नहीं है। 3 दिन के बाद सुना है बहुत बड़े जलसे करने जा रहे हैं, और आगाज भी उसका हो गया है। 11 जमातें हैं, छोटी बड़ी, और आपने सुना मरियम बीबी कह रही है जनवरी से पहले हुकूमत नहीं होगी। नहीं, उन्होंने साल तो नहीं बताया। अच्छा, 2028। अच्छा, बिल्कुल, मैं साल अगले मैं बता देता हूँ। अच्छा, मैं साल मैं बता देता हूँ। हाँ।
तो उन्होंने जो रेफरेंस दिया कि आइन और कानून मुंतखब हुकूमत नहीं है, ये कहने की जरूरत, जाहिर है कि वो स्टेटमेंट जो आया था बयान, बात ये है कि उन्होंने उससे पहले ये भी कहा कि ये आइनी हुकूमत नहीं है, ये कानूनी हुकूमत नहीं है। तो उनके कहने से पहली बात तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये है कि एक ऐसी हुकूमत जो कि एक ऐसी पार्टी जो कि 1,70,00,000 वोट लेके आई हो, एक ऐसा लीडर जो कि पूरे पाकिस्तान की दिल की धड़कन है, एक ऐसा लीडर जो कि हमें बड़े अरसे बाद मिला, जो कि इस मुल्क को एक ऐसी जगह पे ले जाना चाहता है जिसमें मुआशी खुशहाली भी हो, मुआशी इंसाफ भी हो, सोशल जस्टिस भी हो। तो इस किस्म के डिस्क्रेडिटेड लोग जो कि कानून जिनको ढूंढ रहा है, जो कि कानून के सामने जवाबदेह हैं, वो सिर्फ अपनी जाती ख्वाहिशों के लिए पूरी कौम पूरे मुल्क को दाव पे लगा रहे हैं। तो आप अपोजिशन से बात करेंगे? नहीं, हम अपोजिशन देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में जो जॉइंट सेशन हुआ था उसमें बड़ा क्लियरली बोला था कि करप्शन के अलावा किसी भी बात पे हमारा आपके साथ बातचीत हो सकती है, ताउन हो सकता है। करप्शन के इशू पे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इनका इशू ही करप्शन है। तो आपको घबराहट नहीं हो रही है पोजीशन की 11 जमातों से? घबराहट किस बात की हो? देखे, एक चीज होती है कि पोस्टर और बैनर तो उतारे जा रहे हैं। नहीं, देखे, ये जो चीजें होंगी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वो चीजें होंगी, वो अगर मेरे घर पे किसी ने लगा दिया पोस्टर तो ज़ाहिर है मैं हटाऊंगा। वो चीजें मामूली चीजें हैं। द वेरी फैक्ट के देखें, गवर्नमेंट इज ओपन कि अगर आपने जलसे करने हैं, आपने जो भी करना है आप करें, कानून की हदूद में जो भी है। ये जरूर देख लें कि आपकी मर्जी है। हमने ये कोविड को हम नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन ये जरूर बताना है कि आपने फैक्ट्स फिगर्स देख लिए होंगे दूसरे ममालिक के भी, पाकिस्तान के नहीं, दूसरे ममालिक के भी, पाकिस्तान की भी जो एजेंसियों ने जो फिगर्स दिए हैं उससे यही जाहिर हो रहा है कि ये चीज बढ़ रही है। अब उसी तरह दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जो कि मुरक्कब है एक मुतजाद बातें करने की, कि उन्होंने पहले कहा कि जी मुकम्मल लॉकडाउन कर दो, सिंध में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, और अब वो कह रहे हैं कि जी हम जलसा करेंगे। तो मतलब है कि कोई तो हो, लेकिन इसके बावजूद हमें ये, इससे हमें गर्ज नहीं है। हम ये जरूर कहेंगे कि इस चीज इजाजत होगी जलसों की, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखिए, इसमें तो हमने तो रोका ही नहीं है। ये आए जलसे, हमसे बड़े जलसे तो किसी ने नहीं किए हैं पाकिस्तान की तारीख में, ठीक है, हमने जलसे किए। लेकिन पहले भी ऐसा हुआ था, गुजरांवाला में पानी छोड़ दिया गया था, कहा गया था इजाजत है स्टेडियम में पानी छोड़ने। नहीं, पानी छोड़ना ये तो है, आजकल मौसम भी अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है, पानी से कुछ भी नहीं होगा। अब हम तो नहीं खड़े नहीं, बात ये है कि देखें, इस तरह तो हम जब यहाँ पे वो हो रहा था, तो इसी गुजरांवाला में मेरा ख्याल है कोई पथराव हुआ था, कुछ फायरिंग हुई थी, कुछ इस किस्म की इन्होंने किया था। तो ये हमें उस तरह से हमें जज ना करें। बात ये है कि पहली बात तो ये है कि इनको ये करने की क्या जरूरत पड़ी है। वो जरूरत हमें पता है कि ये जितने भी हैं जो इकट्ठे हुए हैं, इनका एक ही वन पॉइंट एजेंडा है। वो यही है कि कंप्रोमाइज के लिए प्रेशर डालो हुकूमत पे कि वो इनके साथ इनकी जो केसेस हैं उनके साथ रियायत करें। एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं, हुकूमत है पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान से वो कहते हैं हमने बात ही नहीं करनी, इसलिए कि वो हम उनके साथ इस इशू पे बात ही नहीं करना चाहते जिस बारे में वो हमसे बात करना चाहते हैं। ये नहीं कि एनआरओ वो बिल जो कि ये लाए थे, वो तो अगर मुझे आप बताते मैं ले भी आऊंगा, और आप सबके पास है वो, कि जिसमें इन्होंने ऐसी मसाकाखेज सजेशंस दी नैब को तब्दील करने, लॉ को तब्दील करने की, कि उसको तो वो एनआरओ वही होता है ना जिसमें कि आप कहेंगे जी करप्शन। तो हमने तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कहा है कि जी हर चीज पे हम बात करने को तैयार हैं, आप इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, हमारा हाथ बटाएं, इन कानून करप्शन जिसने किया है ना उसको हिसाब देना होगा। अच्छा, मैं एक छोटी सी और ब्रेक ले लूं, फिर उसके बाद हम इस पे मजीद भी बात करते हैं कि अब हुकूमत कह रही है, जाहिर है हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान है, वजीर इत्तलात हैं, वो कह रहे हैं हमने भी इनसे बात नहीं करनी, हर बात पे बात होगी लेकिन एनआरओ पे बात नहीं होगी। मामला जाएंगे कहाँ पे? जाहिर है कि लोग अगर बड़ी तादाद में निकल आए तो गुजरांवाला तो वैसे ही बड़ा सिग्निफिकेंट है, कहाँ तक मामला जा सकते हैं? ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शिबली साहब, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने काफ़ी संगीन इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ साहब की वॉशरूम्स के अंदर जो है वो रिकॉर्डिंग की गई है।
क्या आप लोग इसकी तहकीकात करेंगे और ऐसा क्यों हो रहा करनी है? चाहिए जी। देखें, ये तो हम इस सतह पे हम ना जाने वाले हैं और ना हम जाएंगे। हमारा मकसद, हमारी ज़ाती दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं है, चाहे वो नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो या और आसिफ अली जरदारी कोई भी हो। हमारी ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हमारा मकसद तो ये है कि जी कानून की हुक्मरानी हो, कानून के ताबे हों, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि पब्लिक ऑफिस रख चुके हैं। देखें, बिकॉज आम आदमी की एक से एक्सपेक्टेशंस होती हैं और जो एक ओहदे रखता है हुकूमती और ख़ास तौर पे इतने ऊंचे ओहदे रखे हों तो वो ज़्यादा कानून के सामने जवाबदेह होता है। तो कह रही है भेस बदल के शहजाद अकबर साहब भी जाते हैं ये इससे मुझे लगता है कि ये सारी बात बिल्कुल मफरूजों पे है। I mean, ये कहना कि जी शहजाद अकबर भेस बदल के गए हैं, ये नहीं, दिस इज नाउ टू फार फेच्ड। अच्छा, अभी हम जैसे अपोजिशन की तहरीक की बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि 11 जमातें हैं, बड़ा वोट बैंक उनके पास भी है, हुकूमत के पास ज्यादा है लेकिन बड़ा तो है। अब वो जब सारे सड़कों पे निकलेंगे तो आप पे दबाव नहीं बढ़ेगा? नहीं जी, देखें, बात ये, पहली बात तो ये कि एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं कि इखलाकी कुव्वत। इखलाकी कुव्वत आपके पास हो तो 313 भी जो है तो हजारों को शिकस्त दे सकता है, ये कोई बात है नहीं। हमें देखें, हमें अगर कोई परेशानी होती वो उस वजह से होती है अगर हम ये समझते कि जो है हमारा अवाम के साथ ताल्लुक नहीं है, हमारे अवाम हमारे पीछे नहीं है। हम एक बड़े, मैं आपको बताऊं, इलेक्शंस की बात हो रही थी वेरी क्विकली। ये कहते हैं कि जी इलेक्शंस वो नहीं हुए। इससे जब 2013 के इलेक्शन हुए थे 417 के करीब पिटिशंस इलेक्शन कमीशन में थी, उसमें हमारी भी थी, ज्यादा हमारी थी। 2018 में 257 थी जिसमें से कि 90 नेशनल असेंबली की थी। उसमें से जो मेजॉरिटी थी वो हमारी थी, हमने की। इवन पंजाब में इनकी 11 पिटिशंस थी और हमारी 13 पिटिशंस थी। और ये आप इलेक्शन कमीशन से आप वेरीफाई कर सकते हैं मेरी बातों पे आप। उसके अलावा ये हुआ कि जो इलेक्शंस में जो 15-16 सीटें थी वो हम 50 वोट से लेकर और 2500 वोट के कम मार्जिन से हम हारे। तो अगर ऐसी मैनेज सिचुएशन थी तो ये कहना कि जी मैनेज तो हम उसको भी मैनेज कर सकते थे, 50 वोट हम नहीं कर सकते थे। अब क्या होगा? आपको क्या लगता है, जब तसादुम की तरफ बढ़ा जा सकता है? नहीं, तसादुम तो होगा नहीं ना, इसलिए क्योंकि हमारा तो उनके साथ कोई वैसा वो है नहीं। एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, चूंकि इसमें मुख्तलिफ पार्टीज भी शामिल हैं, लेकिन जो असल पार्टीज हैं 1-2 हैं या 3 हैं जो कि इस जलसे, इस जुलूस के पीछे अपने जाती फवायद को हासिल करना चाहती हैं, तो हमें उनसे कोई टक्कर नहीं। हम तो समझते हैं और अगर अपोजिशन इस्तीफे दे देती है तो जी, मैं आपको लिख के देता हूं। देखें, ये अपने आप को बंद गली में ले गए। हमने ये सारी चीजें की हुई हैं। इनके अगर आप देखें, कभी ये अगर इन्होंने इस्तीफे दे दिए तो फिर तो जो है तो इनका हक बनता है कि हम इनका जनरल प्रोटेस्ट मान लेंगे। ये नहीं देंगे इस्तीफे। इस्तीफे कैसे देंगे? ये इनकी अपनी पार्टी में, इनकी पार्टी में सारी पार्टी जो है तो उनके मुख्तलिफ ख्यालात है। जो तकरीर उसने तो PMLN नून में कोई वो तो नहीं है। मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी भी, वो वाले नजरियाती लोग पीपल्स पार्टी में भी नहीं रहे हैं। तो इनकी जो पार्टी में जो लोग हैं वो तो इस किस्म के नहीं है जो जाले हुआ करते थे 70s के, ठीक है, 80s के। अब तो जो है तो उधर वो ना वो पीपल्स पार्टी रही है और मुस्लिम लीग। ये तो इन्होंने अपनी सियासतें करनी है, उन्होंने वो उसके साथ, और इनके अपने घर में नवाज को गिरफ्तार तो नहीं किया जा रहा। नहीं, आई डोंट थिंक दैट वी शुड गिव हर दैट मच इंपॉर्टेंस। उनको अगर कानून गिरफ्तार करता है किसी मुकदमे में, कोई अपने एसेट्स के चक्कर में, वो सवालात का जवाब दें। हमारी रिक्वेस्ट उनसे यही है और पाकिस्तान के अवाम भी यही पूछना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं उनसे कि देखिए जी, आपको कानून की हुक्मरानी के लिए आपको अपने आप को कानून के ताबे करना होगा और उन सवालात का जवाब देना होगा जो कि हम पिछले 4-5-6 साल से पूछ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शिबली साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। और नाजरीन, हुकूमत कह रही है कि घबराना नहीं है, आपने भी नहीं घबराना। कह रहे हैं कि चंद दिनों में अच्छी अच्छी खबरें आएंगी, खास करके गंदम की और चीनी की कीमतों के हवाले से। तो देखते हैं कि क्या हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस से अपोजिशन के जो बयानियां हैं उसको मात दे सकती है या नहीं। यही सबसे बड़ा PTI के लिए चैलेंज है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।